And now, ladies and gentlemen, to articulate his vision for the biggest manufacturing initiative in India's history, let's welcome the architect of Make in India, the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi. मंच पर विराजमान मंत्रिपरिषद के मेरे सभी साथी, भारत के उद्योग और व्यापार जगत से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ महानुभाव, देश विदेश में अनेक स्थानों पर यह कार्यक्रम साइमल्टेनियस चल रहा है, वहाँ भी उपस्थित सभी उद्योग जगत के महानुभाव, मैं सबसे पहले आपकी क्षमा मांगता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि अनेक बिजनेस लीडर्स को आज इस सभागृह में बैठने के लिए जगह नहीं मिली है। बहुत बड़ी मात्रा में सबको खड़ा रहना पड़ रहा है। इस असुविधा के लिए मैं आपकी क्षमा चाहता हूँ, लेकिन असुविधा का कारण ये भी है, इस सभागृह को पहले कभी ऐसी आदत नहीं थी। मैं सारे बिजनेस लीडर्स को सुन रहा था। हमारी मंत्री महोदया ने भी पिछले कुछ समय में किस प्रकार से काम हुआ उसकी चर्चा की। फिल्म के द्वारा भी महत्वपूर्ण इनिशिएटिव क्या क्या लिए गए हैं, ये आपके सामने प्रस्तुत किया। इतना देखने के बाद, सुनने के बाद, मैं नहीं मानता हूं कि अब मुझे आपको कोई अतिरिक्त भरोसा दिलाने की जरूरत है कि मेक इन इंडिया। क्या हुआ पिछले सालों में? मैं जिससे भी मिलता था पिछले 2-3 साल में, हर कोई यही कहता था, भाई अब तो कहीं बाहर जाना है, अब तो बिजनेस यहीं से शिफ्ट करना है, इंडस्ट्री यहां से शिफ्ट करनी है। मैं उसमें राजनीतिक कारण नहीं देखता था, और न ही मैं इन बातों को सुनकर के राजनीतिक फायदा लेने के लिए कोई प्लान बनाता था। ये जब मैं सुनता था मुझे पीड़ा होती थी। क्या हुआ है मेरे देश को कि मेरे ही देश के लोग अपना देश छोड़कर के जाने के लिए मजबूर हो जाए। आज जब मैं मेक इन इंडिया की बात लेकर के आया हूं, तो हम नहीं चाहते कि मेरे देश का कोई उद्योग, कोई व्यवसायी जिसे मजबूरन यहां से छोड़ करके बाहर जाना पड़े, वो स्थिति हमें बदलनी है। और मैं पिछले कुछ महीनों के अनुभव से कहता हूं कि हम ये बदल चुके हैं।
व्यवसाय के क्षेत्र में जुटे हुए लोगों ने अपने आप पर से विश्वास खो दिया था। उसको लगता था कि हम दुनिया में टिक नहीं पाएंगे। अब हमारे पास यहां कोई चारा ही नहीं है। और जब व्यक्ति खुद पर विश्वास खो देता है तब उसे खड़ा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा, उसका भरोसा टूट गया था। पता नहीं यार ये सरकार कब क्या नीति बनाएगी, कब कौन सी नीति बदल देगी, पता नहीं कब सीबीआई याद धमकेगी। ये जो मैंने आप लोगों से सुना था, कानून का राज होना ही चाहिए। जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी की एक चर्चा है, वैसे कॉर्पोरेट गवर्नमेंट रिस्पांसिबिलिटी का भी माहौल होना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम शासन की भी जिम्मेवारियां होती है, सरकार का भी दायित्व होता है। अभी देवेश जी कह रहे थे निमंत्रण देने से रुपये थोड़े आते हैं। मैं इससे सहमत हूं। सबसे बड़ी आवश्यकता होती भरोसा, विश्वास। पता नहीं हमने देश को ऐसे चलाया है कि हमने अपने ही देशवासियों पे हर बात पर शक किया है, अविश्वास किया है। मुझे इस चक्र को बदलना है। हम अविश्वास से शुरू न करें, हम विश्वास से शुरू करें और कहीं कमी नजर आए तो सरकार इंटरवीन करे। जब हमने एक निर्णय लिया, लोगों को लगता होगा कि ये कोई ग्रांड विजन नहीं है। आजकल मैं ये शब्द बहुत सुन रहा हूं, पढ़ रहा हूं। कोई बड़ी बात नहीं है। जब मेरी सरकार एक निर्णय करती है सेल्फ सर्टिफिकेशन की, आपको ये निर्णय बहुत छोटा लगता होगा, आपको इसमें कोई विजन नहीं नजर आता है। लेकिन एक सरकार 125 करोड़ देशवासियों की ईमानदारी पर सच्चाई का विश्वास करने का निर्णय करे, इससे बड़ा कोई निर्णय नहीं होता। आपने हर बार उसे शक से देखा। वो सर्टिफिकेट देता है तो आप कहते हैं नहीं, किसी गैजेटेड ऑफिसर से सर्टिफाई करा के ले आओ। और गैजेटेड ऑफिसर क्या कहता है कि अर्जेंसी है तो इतना, देर से आओगे तो इतना। और क्या गारंटी है, उस पर भरोसा करें आप। क्या हम हमारे देश के नागरिकों पर भरोसा नहीं कर सकते क्या? आखिर सरकार किसके लिए है? सरकार देश के सामान्य मानवी के लिए होती है, हर नागरिक के लिए होती है। और ये बदलाव की शुरुआत जो है वो यहां नहीं रुकती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक जाती है। क्योंकि यहां बिजनेस कम्युनिटी के लोग बैठे, इसलिए मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा हूं। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि हमारी सरकार का एक मंत्र है, वो सबसे पहली हमारी प्रतिबद्धता है, हम हर देशवासी पर भरोसा करके चलना चाहते हैं। ये विश्वास का जो माहौल है वो व्यवस्थाओं को परिवर्तित करने की भी ताकत रखता है। संसद की 4 दीवारों में बना करके कानून ही बदलाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। संसद की 4 दीवारों के बाहर भी जन जन के मन को जगा करके परिवर्तन का प्रभाव लाया जा सकता है। इन दिनों एफडीआई की बड़ी चर्चा हो रही है और बहुत स्वाभाविक भी है, लेकिन मैं उसे जरा अलग नजरिए से देखता हूं।
भारत के नागरिकों के लिए भी एफडीआई एक जिम्मेवारी है। 125 करोड़ देशवासियों के लिए एफडीआई जिम्मेवारी है और व्यापार उद्योग का विस्तार करने वाले विश्व के लिए एफडीआई एक अपॉर्चुनिटी है। जब मैं ये कहता हूं कि भारत के नागरिक के लिए जिम्मेवारी है, बाहर के लोगों के लिए अवसर है, तो मेरे एफडीआई की परिभाषा ये है, भारतीयों के लिए है एफडीआई फर्स्ट डेवलप इंडिया। और विश्व के व्यापार व्यवसाय को विस्तार करने वाले लोगों के मैं कहता हूं, भारत एक अपॉर्चुनिटी है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। ये दो एफडीआई की परिभाषाओं को लेकर के उस दो पटरी पर हम विकास की यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पूरे विश्व को इस बात की चर्चा है, लोगों के मुंह में पानी छूटता है, भारत एक बहुत बड़ा बाजार है। पहली नजर में ये लगना बड़ा स्वाभाविक है। मैं कोई बड़ा अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन जो देश या जो उद्योगकार या जो व्यापारी भारत को बहुत बड़ा बाजार मानता है, उसने कभी ये सोचा है कि उस बाजार में परचेजिंग पावर है क्या? उस नागरिक का परचेजिंग पावर है क्या? उसकी खरीद शक्ति बढ़ी है क्या? अगर वो संख्या में ज्यादा होगा लेकिन परचेजिंग पावर नहीं होगा और उसके जेब में दम नहीं होगा, तो दुनिया इतने बड़े अवसर को खो देगा। और इसलिए विश्व के उद्योग व्यापार जगत को मैं इस बात कहना चाहता हूं कि आप भारत को सिर्फ बाजार मत मानिए, आप भारत के हर नागरिक को उस पोटेंशियल के रूप में देखिए। जितनी तेजी से भारत का मिडिल क्लास का बल्क बढ़ेगा, गरीबी से लोग जितनी तेजी से मिडिल क्लास की ओर जाएंगे, उतना ही विश्व के लिए अनुकूल बाजार में वो कन्वर्ट हो सकता है। और गरीबी से मध्यम वर्ग की तरफ ये बल्क बढ़ाना है तो क्या करना होगा? सीधा सीधी बात है, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पड़ेंगे। अगर गरीब को रोजगार का अवसर मिलेगा तो उस परिवार की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, गरीब से गरीब की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। आज वो एक चीज लेनी है, 3 रुपया 5 रुपये 7 रुपये वाली मिलती है तो 3 वाली पसंद करता है, फिर वो क्वालिटी की तरफ जाएगा। अभी गुजारा करने के लिए बह रहा है। रोजगार के अवसर जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतना ही परचेजिंग पावर बढ़ने वाला है, हमारी इकोनॉमी जनरेट होने वाली है। ये रोजगार के अवसर कैसे बढ़ेंगे? अगर आप बाहर से आकर के या यहां के लोग औद्योगिक विकास पर अगर ध्यान नहीं देंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान नहीं देंगे, रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं कराएंगे, तो ये पूरा चक्र कभी पूर्ण होने वाला नहीं है। और इसलिए हम मेक इन इंडिया की जब बात करते हैं तब सिर्फ आपको एक कॉम्पिटिटिव सिचुएशन के लिए ही हम ऑफर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब हम आपको मेक इन इंडिया की बात करते हैं तब आपके उत्पादन के लिए एक बहुत बड़ा बाजार अपने आप खड़ा करने का हम अवसर देते हैं। और आखिरकार मैन्युफैक्चरर को कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चर की जितनी आवश्यकता है उतनी ही उसको हैंडसम बायर की भी जरूरत होती है, तभी तो उसकी गाड़ी चलती है। यहां मारुति कार कितनी ही क्यों न बने, लेकिन खरीदार नहीं होगा तो। और इसलिए हमने भारत की अर्थ व्यवस्था को जिस प्रकार के बदलाव लाना है, उस बदलाव में
एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को बढ़ाना है, एट द सेम टाइम उसका सीधा बेनिफिट हिंदुस्तान के नौजवानों को मिले, उसे रोजगार मिले, ताकि गरीब से गरीब परिवार की आर्थिक स्थिति में बदलाव आए, वो गरीबी से मिडिल क्लास की ओर बढ़े और उसका परचेजिंग पावर बढ़े, तो मैन्युफैक्चरिंग की संख्या बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग का ग्रोथ बढ़ेगा, रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, फिर एक बार बाजार बढ़ेगा। ये एक ऐसा चक्र है, उस चक्र को आगे बढ़ाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण काम आज ये शेर का कदम है, ये लायन का स्टेप है, मेक इन इंडिया। जब मेक इन इंडिया की मैं बात करता हूं तब आखिरकार मेरा मुख्यमंत्री के कार्यकाल का अनुभव है, व्यापारी या उद्योगकार कोई बहुत बड़ी इंसेंटिव स्कीम से नहीं आते हैं। आप ये कह दो कि ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ये टैक्स फ्री करेंगे, वो टैक्स फ्री करेंगे, इंसेंटिव से काम होता नहीं है। हमने डेवलपमेंट और ग्रोथ ओरिएंटेड एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है, और ये जिम्मा सरकार का है। शासन में बैठे हुए लोगों ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने इन सारी व्यवस्थाओं की तरफ ध्यान केंद्रित करना होता है, और तब जाकर के इन्वेस्टर्स के लिए एक सिक्योरिटी का एहसास बनता है। इन्वेस्टर पहले अपने इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी चाहता है, बाद में ग्रोथ चाहता है, और फिर प्रॉफिट चाहता है। वो पहले ही दिन प्रॉफिट नहीं खोजता है, उसको प्रॉफिट के लिए और 50 जगह पे बहुत कंपनियां पड़ी है उसके पास, उसको ये चाहिए। सरकार का प्रयास है, हमने एक के बाद एक जो कदम उठाए हैं, हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपका रुपया डूब नहीं जाएगा। दूसरा उसको क्या चाहिए? आज ईज ऑफ बिजनेस को लेकर के दुनिया में रैंकिंग होता है। मुझे पिछले दिनों वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन मिले थे, वो भी ये चिंता कर रहे थे कि साहब शायद उस समय 135 नंबर पे थे हम दुनिया में ईज ऑफ बिजनेस के। अब ये कौन रुकावट का डालता है जी? अगर 135 से मुझे 50 आना है तो सिर्फ सरकार अकेली ये काम पूरा कर सकती है। सरकार अपने निर्णयों को, नियमों को खुलापन ला दें, सरलता से कामों को आगे बढ़ाएं, तो हम आज 135 पर से ईज ऑफ बिजनेस में नंबर 50 पे आके खड़े हो सकते हैं। मैंने मेरी पूरी टीम को सेंसिटाइज किया है, और मैंने कहा है कि हम स्क्रूटिनी के नाम पर और अधिक परफेक्शन के नाम पर कहीं हम रुकावटें तो नहीं डालते हैं। और मैं 3 महीने के मेरे अनुभव से कहता हूं कि आज दिल्ली सरकार में बैठी हुई मेरी पूरी टीम, पूरी मेरी ब्यूरोक्रेसी सकारात्मक सोच के साथ बहुत मेरे से भी 2 कदम आगे दौड़ रही है। यही ये ताकत है इसकी, यही ताकत है। और क्यों उनको इस बात का भरोसा है कि हां ये अवसर आया है, ये अवसर खोना नहीं है। सारी दुनिया एशिया की तरफ नजर कर रही है, पूरी विश्व को कोई जगह विश्व ढूंढ रहा है। मुझे निमंत्रण देने के लिए समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे सिर्फ उसको एड्रेस देने की कोशिश करने की ये जगह है। वो आने के लिए तैयार है, पूरा विश्व आने के लिए तैयार है, लेकिन उसे पता नहीं है एशिया में जाए तो कहां जाए। और फिर वो सोचता है जहां लोकतंत्र है, जहां डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जहां विपुल मात्रा में डिमांड है, ये तीनों एक साथ किसी भूभाग पर उपलब्ध हो तो पूरे ग्लोब पर
अकेला हिंदुस्तान है जहां तीनों एक साथ मौजूद हैं। जो इन तीनों का सकारात्मक रूप से उपयोग करता है, हम डेमोक्रेसी का, डेमोग्राफिक डिविडेंड का और डिमांड का, इनको सही तरीके से अगर हम तालमेल करते हैं, मुझे विश्वास है कि दुनिया को भारत का पता बताने के लिए हमें नहीं निकलना पड़ेगा। हर गली मोहल्ले में वास्को डी गामा पैदा होंगे जो हिंदुस्तान खोजते खोजते यहां चले आए। ये इस विश्वास के साथ हम कैसे आगे बढ़ें? और उसे क्या चाहिए? उसे इफेक्टिव गवर्नेंस चाहिए। सरकार होने से काम होता नहीं है, सरकार होने का एहसास होना चाहिए। उस दरवाजे पर जाएं तो उसको लगना चाहिए कि हाँ, ये जगह है जहां मेरा समस्या का समाधान होगा, या यहां से मुझे रास्ता मिलेगा कि मुझे किस रास्ते से कहां पहुंचना है। इफेक्टिव गवर्नेंस, मैं सिर्फ गुड गवर्नेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इफेक्टिव गवर्नेंस की बात कर रहा हूं। और इन चीजों को पाने के लिए दो महत्वपूर्ण आधारों पर हम बल दे रहे हैं। आखिरकार उद्योग लगाना है तो स्किल्ड मैन पावर चाहिए, और स्किल्ड मैन पावर भी रिक्वायरमेंट के अनुरूप होना चाहिए। कहीं पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की संभावना है, लेकिन हम वहां पर स्किल डेवलपमेंट इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के लिए कर रहे हैं, तो न इंजीनियरिंग इंडस्ट्री वाला क्षेत्र वाला नौकरी करने के लिए वहां चला जाएगा और नई स्किल वाले को रोजगार मिलेगा। हमें मैपिंग करना है, हम कर रहे हैं कि कौन से ऐसे क्लस्टर हैं कि जहां नेचुरल पोटेंशियल इस प्रकार का है, उस नेचुरल पोटेंशियल के अनुकूल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कैसे हो, वहीं पर एनवायरमेंट इश्यूज को कैसे हैंडल किया जाए, और सस्टेनेबल ग्रोथ को लेकर के किन किन बातों को सरकार अपना फाउंडेशन तय करे, उस पर हम बल देकर के आगे बढ़ रहे हैं। और अगर इस बात को हम कर रहे हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो इफेक्टिव गवर्नेंस की मैं बात कर रहा हूं, वो स्किल डेवलपमेंट के द्वारा भी काम आ सकती है। आज हमारे देश में सरकार की सोच, उद्योग की सोच, एकेडमिक वर्ल्ड की सोच और जॉब सीकर नौजवान की सोच, क्या इन चारों का कोई संबंध है क्या, मेल है क्या? आई एम सॉरी टू से नहीं है। हम टूरिज्म डेवलप करना चाहते होंगे, लेकिन उस गांव में गाइड तैयार करने के लिए हमारे पास व्यवस्था नहीं होगी। गाइड कहीं तमिलनाडु में तैयार होता होगा और ताजमहल आगरा में होगा। यह कहने का तात्पर्य यह है कि चीजें छोटी छोटी होती हैं। हम अगर इन फोकस एक्टिविटी को करते हैं तो हम अपने आप स्थितियों को बदल सकते हैं। और इसलिए स्किल डेवलपमेंट भी एकेडमिक वर्ल्ड स्टडी करें कि आने वाले 20 साल में किस प्रकार के उद्योगों की संभावना है। अगर पूरा विश्व इको फ्रेंडली, एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी, ग्लोबल वार्मिंग इसी पर अगर केंद्रित हुआ है, तो सीधी सीधी बात है कि सोलार एनर्जी के लिए क्षेत्र खुल जाएगा। अगर सोलार एनर्जी के लिए क्षेत्र हो जाएगा तो इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट को सोलार एनर्जी के इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग की ट्रेनिंग हो जाए। सोलार एनर्जी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्किल लेबर चाहिए, स्किल लेबर के लिए उसकी अभी से ट्रेनिंग हो जाए। सोलार लगाने वाले उद्योगकारों को पता चल जाए कि भाई देखिए ये सारी व्यवस्था है, ये हमारे बाड़मेर के पास बंजर भूमि पड़ी है, आइए सोलार लगाइए, हिंदुस्तान को उजाला दीजिए। आप एक के बाद एक अगर नेटवर्क बना करके काम, और ये काम सरकार का होता है, ये सरकार ने फैसिलिटेट करना होता है। और सरकार जब एक फैसिलिटेटर बनती है तो इच्छित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। और इसलिए स्किल डेवलपमेंट को कैसे बल दिया जाए, स्किल डेवलपमेंट में भी हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं।
हम उद्योगकारों को भी, अगर आपको लगता है कि आपकी इंडस्ट्री के लिए 400 प्रकार के नौजवान चाहिए, हम कहेंगे ये ITI आप ले लीजिए, आपको जिस प्रकार का मैन पावर चाहिए यही लोकली आप उसको ट्रेन कीजिए, आपको बहुत अच्छा नौजवान मिल जाएगा, आपका कारोबार चलेगा, हमारी ITI चल जाएगी, हमारे नौजवान को रोजगार मिलेगा, उसके परिवार की ताकत बढ़ेगी, उसकी खरीद शक्ति बढ़ेगी, इकोनॉमी अपने आप जनरेट हो जाएगी। एक ऐसे चक्र को मुझे चलाना है, और इसलिए जब मैं अशोक चक्र की बात लेकर के आया हूं, यह हमारी आर्थिक विकास यात्रा का एक कैसे पहिया बने। जब दुनिया औद्योगिक क्रांति के कालखंड में थी, उसके पहले हम सोने की चिड़िया के रूप में माने जाते थे, लेकिन जब दुनिया औद्योगिक क्रांति के सीढ़ियां चढ़ रही थी, तब हम पिछड़ गए थे। क्यों? हम गुलाम थे, वो अवसर हमने खो दिया। उसके बाद आर्थिक चेतना का एक नया युग, नया अवसर आया है, और यह सदनसीब है कि एशिया का है। अब हमारा जिम्मा बनता है वो भारत का कैसे बने। एक ऐसा मौका आया है, और हमारे पास सबसे बड़ा सामर्थ्यवान है। 65% पॉपुलेशन 35 से नीचे है। मैं नहीं मानता हूं कल की घटना के बाद अब हमारे टैलेंट को कोई क्वेश्चन करेगा। भारत के नौजवान के टैलेंट को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। कल के मार्च की घटना के बाद सब कुछ इंडिजीनियस। आप देखिए उसमें जो पुर्जे बने थे ना, जिस फैक्ट्रियों में बने, उस फैक्ट्रियों की फोटो निकालनी चाहिए, देखना लगा ऐसी छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं जहां एक 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 पुर्जा बन करके पहुंचा है, और उसमें से मार्स का मिशन सफल हुआ है। मतलब टैलेंट में कोई कमी नहीं है। विश्वास को हम मार्स सक्सेस, ये विश्व को भारत के टैलेंट की पहचान का अवसर बनना चाहिए। भारत विश्व को अनुभूति को, हाँ भाई ये टैलेंट है। सिर्फ हमारे पास 65% पॉपुलेशन 35 से नीचे ऐसे नहीं है, हमारे पास टैलेंटेड मैन पावर है, ये सामर्थ्यवान मैन पावर है, उसको लेकर के हम चलना चाहते हैं। और दूसरी बात है डिजिटल इंडिया। कॉरपोरेट वर्ल्ड, औद्योगिक जगत, प्राइवेट लाइफ जिस प्रकार से डिजिटल वर्ल्ड के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है, अगर सरकार और सरकारी व्यवस्थाएं पीछे रह गई तो मैं कल्पना कर सकता हूं कितनी बड़ी खाई पैदा होगी। पूरी समाज रचना एक तरफ और शासन रचना दूसरी तरफ, इस खाई को भरने के लिए डिजिटल इंडिया का मिशन लिया है। पूरा गवर्नेंस, मोबाइल गवर्नेंस की ओर क्यों न जाए। आपको हैरानी होगी, मैंने आकर के शायद फर्स्ट 10 डेज हुए होंगे, एक काम मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई ये मुझे बताइए आपके यहाँ सरकार में जो फॉर्म भरते हैं ये 10-10 पेज के क्यों होते हैं? आप भरते हैं ना? आप तो नहीं भरते होंगे, आपके स्टाफ के लोग भरते होंगे। मैंने उनको पहले दिन कहा ये 10 पेज का 1 पेज करो पहले, और मुझे खुशी है कि बहुत डिपार्टमेंट ने वो कर दिया। कोई कारण नहीं जी, ये सारी चीजें उपलब्ध होती है, हम बार बार मांगते रहते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि हम डिजिटल इंडिया के माध्यम से, जैसे ईज ऑफ बिजनेस की बात है, वैसे इजी गवर्नेंस, इफेक्टिव गवर्नेंस चाहिए, इजी गवर्नेंस चाहिए, उस पर बल डाल। हर व्यक्ति को अपनी जानकारी अपनी हथेली में उपलब्ध होनी चाहिए, और ये चीजें हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए अवसर देती हैं, और उसे हम अवसर देना चाहते हैं। कई समय से हम लंबे अरसे से लुक ईस्ट पॉलिसी की चर्चा कर रहे हैं। हर कोई के मुंह से लुक ईस्ट वाली बात आती है, एक अच्छा अवसर है, लेकिन एट द सेम टाइम जब मैं आज मेक इन इंडिया की बात करता हूं, तब मैं लुक ईस्ट के साथ साथ लिंक वेस्ट की भी बात करना चाहता हूं। एक तरफ लुक ईस्ट, दूसरी तरफ लिंक वेस्ट। हमने इन दोनों को जोड़ करके हम ऐसी मध्यस्थ जगह पर खड़े हैं कि हम
एक ग्लोबल विजन के साथ अपने आर्थिक संरचना को एक नए प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर सकते हैं और उस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। विश्व के पास जो कुछ भी श्रेष्ठ है वो हमारे पास क्यों नहीं होना चाहिए? ये मिजाज इस देश का क्यों नहीं होना चाहिए? व्यापार के नए क्षेत्र खुल रहे हैं। मेरे शब्द लिख लीजिए, आप उद्योग व्यापार जगत के मित्र हैं। मैं नहीं जानता हूं कि आपने उस दिशा में सोचा होगा कि नहीं सोचा होगा। हो सकता है छोटी 2-4 कंपनियां करती होगी काम। आने वाले समय में हिंदुस्तान में वेस्ट में से वेल्थ का एक बहुत बड़े बिजनेस की संभावना है। वेस्ट में से वेल्थ, हम 500 शहरों को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए काम बढ़ाना चाहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से कराना चाहते हैं। उसी गांव का कूड़ा कचरे से आप बिजली पैदा करके बिजली के कारखानेदार बन करके बिजली बेच सकते हैं। एक बहुत बड़ा नया रेवेन्यू मॉडल आ रहा है। हम सोचे, अभी से सोचे। और मैंने देखा है जो दूर का सोचते हैं ना, मल्टीनेशनल कंपनियां आलू टमाटर बेचने के लिए निकल पड़ी थी। क्यों मुकेश भाई? क्यों? उनको पता था कितना बड़ा मार्केट है। वैसे ही बड़ी बड़ी कंपनियां ये वेस्ट में से वेल्थ के लिए आने की पूरी संभावना है। और भारत में हमने जो सफाई अभियान चलाया है, ये एक नया क्षेत्र खुल रहा है। मैं निमंत्रण दे रहा हूं उस प्रकार के उद्योग व्यापार के लोगों को, छोटी छोटी नगर पालिका में बैठ करके उसको भी एक रेवेन्यू मॉडल बना करके आइए, हम आपको निमंत्रण देते हैं। अवसर बहुत है। जिस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का महात्मा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी, भारत अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं चल सकता है जहां हमें पहुंचना है। ज्यादा हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती थी तो रेल, रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट, बात पूरी। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर हमें जाना है। हमें हाईवेज भी चाहिए, हमें आईवेज भी चाहिए। When I say highways, information ways, and that is for the digital India. हमें इलेक्ट्रिक की ग्रिड है तो हमें गैस की भी ग्रिड चाहिए, हमें वाटर ग्रिड भी चाहिए, हमें ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क चाहिए। हमें कैसे हिंदुस्तान का सपना देख रहे हैं और इसमें प्राइवेट पार्टी के इन्वेस्टमेंट के लिए उसको अपना नसीब आजमाने के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर हम आज जहां हैं वहां से अपने आप को अपग्रेड कैसे करें? जिन क्षेत्रों में हमने कदम नहीं रखा है वहां कदम कैसे रखें? हमने पोर्ट डेवलपमेंट तक अपने आप को केंद्रित किया। समय की मांग है हम पोर्ट लेड डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़े। पोर्ट हो, वेयर हाउसेज का नेटवर्क हो, कोल्ड स्टोरेज का नेटवर्क हो, रोड्स हो, रेल हो, पोर्ट के साथ एयरपोर्ट भी हो। ये जब तक हम पूरा एक क्लस्टर के रूप में डेवलप नहीं करते हैं, हम ग्लोबल मार्केट की दुनिया में अपनी जगह नहीं बना सकते। और इसलिए हम उस पर बल देना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें आप आकर के अपना नसीब आजमा सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी सिर्फ सुख सुविधा का विषय नहीं है। अगर हमें टूरिज्म डेवलप करना है, ऐसा अनुमान है कि दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ अगर किसी इंडस्ट्री का है तो टूरिज्म इंडस्ट्री का है। क्या भारत इसको कैप्चर कर सकता है? तो टूरिज्म के लिए भी एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा स्कोप है हमारे यहां। इतने सारे एवेन्यूज हैं, उन एवेन्यूज को हम कैसे लें? और इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, जो भी सोचते थे बस अब जाएंगे कहीं, मैं कहता हूं जाना नहीं है। ये देश आपका है। यहां इतना फलो फुलो कि फिर बाहर कदम रखो तो उसका एक आनंद और है। मजबूरन जाना पड़े इसका कोई आनंद नहीं होता है। और मैं चाहता हूं हिंदुस्तान की कंपनियां भी मल्टीनेशनल बने, हिंदुस्तान की कंपनियों के भी दुनिया के अंदर अपने हाथ पैर हो, ये हम चाहते हैं।
लेकिन अपनी धरती को हम मजबूत बनाएं, यहां के नौजवानों को रोजगार देने के लिए हम कदम उठाएं। और ये एक ऐसी सरकार है जो विकास को समर्पित है। ये ऐसी सरकार है जिसका ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ये आर्टिकल ऑफ फेथ है। और इसलिए मैं कहने आया, और मेरा विश्वास मैं बताता हूं जी, मैं गुजरात में था और मैं बड़े विश्वास से कहता था कि वही मुलाजिम, वही सरकार, वही दफ्तर, वही फाइलें, वही लोग, इसके बावजूद भी दुनिया बदली जा सकती है। मैं आज दिल्ली में आकर के कह सकता हूं, वही ऑफिस, वही अफसर, वही फाइलें, वही गाड़ियां, वही तौर तरीके, उसके बावजूद भी उसमें जान भरी जा सकती है, हिंदुस्तान की दिशा बदली जा सकती है, हिंदुस्तान का भाग्य भी बदला जा सकता है। इस विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ा। हमारी विकास यात्रा में एक सबसे बड़ी रुकावट ये बनी है, कुछ निर्णय केंद्र करता है और ज्यादा से ज्यादा इंप्लीमेंटेशन स्टेट में करना होता है। और अगर दोनों के बीच मेल नहीं है तो उद्योगकार को समझ नहीं आता है, इन्वेस्टर को समझ नहीं आता है कि दिल्ली जाऊं कि राज्य की सरकार के पास जाऊं। वो उलझन में रहता है। अब ये उलझन नहीं रहेगी। मेरा ये मत है कि राज्यों का विकास भी भारत के लिए ही होता है। अगर राज्यों में इन्वेस्टमेंट आता है तभी तो भारत में इन्वेस्टमेंट आने वाला है। राज्य और केंद्र मिलकर के एक टीम के रूप में काम करें, कंधे से कंधा मिलाकर के काम करें। केंद्र के पास कोई प्रपोजल आए तो राज्य के पास केंद्र खुद चला जाए, आइए भाई हम मिलकर के इसको क्या मदद कर सकते हैं। राज्य के पास कोई प्रपोजल आ जाए, केंद्र की मदद की जरूरत है, खुलेआम राज्य केंद्र के पास आ जाए, दोनों मिलकर के रास्ता निकाले, चीजें आगे बढ़ने लगे। ये एक बहुत बड़ी आवश्यकता पैदा हुई है और इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए केंद्र और राज्य, आप देखिए हम करंट अकाउंट डेफिसिट की चर्चा करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंबैलेंस की चर्चा करते हैं, लेकिन किसी राज्य को पूछोगे भाई आपके यहां एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए कोई एक्टिविटी है क्या? नहीं है। उसको लगता है केंद्र का काम है। मैंने आकर के ही मैंने राज्यों को बुलाया, मैंने कहा भाई देखिए एक्सपोर्ट प्रमोशन क्योंकि मैन्युफैक्चर आपके यहाँ है, उसका आप हिम्मत बढ़ाइए, उसको विश्वास दीजिए, वो एक्सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़े, भारत सरकार के नीति नियम उसके काम आए। हम दोनों मिलकर के काम करेंगे तो एक्सपोर्ट करने वाले जो उद्योगकार हैं उनको बल मिलेगा और वो अपनी चीजों को आज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री क्या उनके काम आती है क्या? वो कई राज्यों में बैठा होगा, किसी कोने में बैठा होगा, कोई ऑयल इंजन बनाता होगा, कौन पूछता होगा उसको? वो अपनी मेहनत से करता होगा। अब राज्य हो या केंद्र, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए एक फैसिलिटेटर के नाते हम प्रोएक्टिव एग्रेसिवली रोल करने का जिम्मा उठाने के लिए तैयार हुए हैं। अब देखिए इससे कितना बड़ा फर्क होगा। तो हम जैसे कहते हैं मेक इन इंडिया, एट द सेम टाइम आपको ग्लोबल मार्केट अगर कैप्चर करना है तो उसके लिए भी फैसिलिटेटर के रूप में आपके साथ खड़े रहने के लिए हम तैयार हैं। अच्छा, अनेक क्षेत्र हैं। हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बुलाया, देखिए कैसे बदलाव आता है। अभी हमने इंक्लूसिव ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए हमने भारत के गरीब से गरीब व्यक्ति को बैंक अकाउंट से जोड़ने का अभियान उठाया। अब ये पहले नहीं हुआ, ऐसा नहीं है जी। शुरू में तो लोग कहते थे ये हमारे समय शुरू हुआ, नहीं अब नहीं कहते हैं, क्योंकि उनको पता चल गया कि हमारे समय हुआ था। हम कहने से पता चल जाता कि हम विफल गए थे, ये पता चल जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं इतने कम दिनों में यही बैंक के लोग 4 करोड़ से अधिक लोगों के खाते खोल दे। और मैंने जो कहा था भाई जीरो बैलेंस से भी खाते खोल सकते हो, और मैं हैरान हूं लोगों ने 1500 करोड़ रुपए जमा कराए। जीरो बैलेंस की ऑफर होने के बाद भी सामान्य मानवी 1500 करोड़ रुपए बैंक में डाल करके खाता खुलवाता है। ये विश्वास है, यही तो विश्वास की ताकत है। बैंकिंग सेक्टर के लोग इतनी तेजी से मूव करें,
ये सरकार कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है उसके लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड बन सकता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ अपने आप को जोड़े, ग्रासरूट लेवल पर वेल स्प्रेड हर कोने में इस विकास की यात्रा को आगे बढ़ाएं, उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज मेक इन इंडिया ये नारा नहीं है, ये मेक इन इंडिया ये सिर्फ निमंत्रण नहीं है। मेक इन इंडिया ये हम सबकी जिम्मेवारी है। हम सब जिम्मेवारी के साथ अगर आगे बढ़ेंगे और हम भारत के लोग एक बार करेंगे तो दुनिया के लोग जरूर हमारे यहां आएंगे, वो खोजते हुए आएंगे, आप विश्वास कीजिए। और इसलिए उन दोनों एफडीआई पर हमें बल देना है। फर्स्ट डेवलप इंडिया, एट द सेम टाइम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उनको लेकर के आगे बढ़े। फिर एक बार आप सब समय निकाल करके आए, इस एक बहुत बड़े इनिशिएटिव को प्रारंभ करते समय आप साथ हमारे साथ जुड़े। विदेश के भी बहुत बड़ी मात्रा में मेहमान आए, दुनिया के कई देशों में और हिंदुस्तान के सभी राज्यों में सभी व्यापारिक संगठनों के द्वारा इस कार्यक्रम को लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है, वहां भी लोग बैठे हैं। मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं, आइए हम सब मिलकर के इस मेक इन इंडिया कंसेप्ट को, जिसकी जिसकी जिम्मेवारी है उसको हम पूरा करें, हम आगे बढ़े, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम फिर एक बार नई ऊंचाइयों को पार करें और देश के गरीब से गरीब नौजवान को रोजगार उपलब्ध कराएं। गरीब को रोजगार मिलेगा, भारत के आर्थिक चक्र को और गति से चला पाएंगे। इसी एक विश्वास के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे व्यक्तिगत जीवन में, हमारी राजनीतिक यात्रा के जीवन में भी आज का दिवस बड़ा महत्वपूर्ण है कि आज 25 सितंबर जिनके आदर्श और विचारों की प्रेरणा से लेकर के हम लोगों ने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज जन्म जयंती है, जिन्होंने एकात्म मानव दर्शन दुनिया को दिया है। ऐसे महापुरुष के जन्मदिन पर जो जिए देश के लिए, वो जूझते रहे देश के लिए, उनके चरणों में मेक इन इंडिया का सपना समर्पित करने का मुझे अवसर मिल रहा है। उस सपने को साकार करने के लिए नवरात्रि वो शक्ति संचय का पर्व होता है। इस शक्ति संचय के पर्व पर भारत भी एक शक्ति संचय करके शक्तिशाली राष्ट्र बने, इस सपने को लेकर के आगे बढ़े। इसी एक प्रार्थना के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।